हेलो बच्चों, चलिए आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बारे में सब वो जानकारियाँ लेंगे जो हमें पता होना चाहिए, और कुछ ऐसी जानकारियाँ भी हमारे पास हैं बच्चों जो आपको पहले से नहीं पता। तो किसी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपको वो सभी जानकारियां लेनी होंगी, समझनी होंगी, यानी कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना होगा। तो सबसे पहले ये समझें कि ये स्थिर विद्युत क्या होती है। मतलब आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है, आवेश विराम अवस्था में होता है, तो वो जितने गुण प्रदर्शित करता है वो सभी हम पढ़ते हैं स्थिर विद्युत में। यानी विराम अवस्था में, आवेश द्वारा प्रदर्शित गुण, आवेश द्वारा प्रदर्शित गुण। यस, जो भी आवेश विराम अवस्था में रहने के बाद गुण प्रदर्शित करता है वो सब हम बात करते हैं स्थिर विद्युत में। और अब दूसरा प्रश्न ये है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज हम ध्यान से समझेंगे कि ये आवेश क्या होता है। आवेश के गुण तो हम देख ही लेंगे, परंतु वो पूछ रहा है कि ये आवेश क्या होता है। तो पता है, पदार्थ में स्थित कुछ कणों का गुण आवेश कहलाता है। हाँ, पदार्थ में स्थित कोई भी पदार्थ है, पदार्थ में स्थित कुछ कणों का गुण आवेश कहलाता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सम पार्टिकल इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड चार्ज। कणों का गुण आवेश कहलाता है। तो आवेश एक गुण है बच्चों। आवेश क्या है? आवेश एक गुण है जो कि पदार्थ के कुछ कण प्रदर्शित करते हैं। अब फिर एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि कैसा गुण है। हाँ, गुण जैसा कि द्रव्यमान पदार्थ का एक गुण होता है ना, वैसे ही आवेश भी एक गुण होता है द्रव्यमान जैसा। बच्चों, आवेश द्रव्यमान नहीं होता, परंतु आवेश द्रव्यमान से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। ये बात हम समझेंगे अभी, परंतु सबसे पहले कि ये गुण होता क्या है, आवेश कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। एक एक बात स्टेप बाय स्टेप। आवेश कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो आवेश दो गुण प्रदर्शित करता है, बस केवल दो गुण, इसके अलावा आवेश कुछ नहीं करता। आकर्षण बल, दूसरा है प्रतिकर्षण बल। लो, आवेश केवल दो काम कर पाता है, या तो वो किसी को आकर्षित करता है या फिर वो किसी को प्रतिकर्षित करता है। तो केवल ये दो गुण होते हैं बच्चों आवेश के, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब लगाता है? अब आवेश एक गुण है, तो हम ये मान लें कि इनमें समान आवेश जिनमें रहता है। तो पता है यहां पे आकर्षण बल कब लगेगा? जब दो असमान आवेश होंगे। तो आकर्षण बल लगता है किसके बीच? दो असमान आवेशों के मध्य। जब आवेश असमान होंगे उनके मध्य लगता है बच्चों ये आपका आकर्षण बल। तो फिर प्रतिकर्षण बल कहां लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है समान आवेश। हाँ, एक से आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां कब लगता है? जब दो कैसे हो? समान आवेश हो। इतनी बात तो हमें क्लियर हो ही गई है। हम आवेश के बारे में पूरा परिचय A to Z समझ रहे हैं यहां पे। तो दो समान आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। दो समान आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जबकि असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। आवेश होता कितने प्रकार का है? अब हमें ये भी तो समझना चाहिए ना। हम यहाँ पे बात करते हैं आवेश के प्रकार।
आवेश कितने प्रकार का होता है? तो आवेश के प्रकार यदि हम देखें तो एक होता है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश, और दूसरा आवेश होता है ऋण आवेश। अरे यार, जब हम आवेश की बात कर रहे थे तो हम एक बात तो भूल ही गए कि ऐसे कौन से कण हैं पदार्थ के अंदर जो आवेश नाम का गुण प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, वो दो मुख्य कण हैं जो आवेश का गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहां पे हम बात करें आवेश का गुण प्रदर्शित करने वाले, हाँ, दो कण होते हैं। कौन कौन से प्रदर्शित करने वाले? हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि वो मुख्य कण होते वाले दो मुख्य कण होते हैं। मुख्य कण मतलब इसके अलावा भी और होते हैं, परंतु जो हमें प्रभावित करते हैं उन कणों की बात करते हैं, वो मुख्य कण होते हैं। पहला कण है प्रोटॉन और दूसरा कण है इलेक्ट्रॉन। ये दो कण हैं बच्चों। प्रोटॉन को अब हम P से लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से लिखेंगे। तो पदार्थ के अंदर दो मुख्य कण होते हैं जो आवेश का गुण प्रदर्शित करते हैं। एक कण का नाम है प्रोटॉन और दूसरे कण का नाम है इलेक्ट्रॉन। बच्चों, और भी बहुत से कण होते हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, परंतु वो हमें प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए हम उनकी बात नहीं करते। हम प्रभावित इन दोनों कणों से होते हैं। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उस आवेश को धनावेश कहा जाता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है धनावेश को ऐसे लिखेंगे पॉजिटिव, Ve लिखा है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है। हमने क्या बोला? दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि दोनों पे धन आवेश होंगे, और इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, परंतु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो दो विपरीत आवेश सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और दो समान आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए, ठीक है, पदार्थ के अंदर कण होते हैं, समझ गए। तो फिर पदार्थ आवेशित रहता है क्या? पदार्थ के अंदर आवेश वाले दो कण होते हैं, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, तो हर पदार्थ पे आवेश होना चाहिए। यार, ऐसा तो होता ही नहीं है। हर पदार्थ पर आवेश तो होता ही नहीं है, वो तो उदासीन होता है। ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? पदार्थ के अंदर के कण हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दोनों पे आवेश होता है और ये कण पदार्थ के अंदर रहते हैं, तो फिर पदार्थ आवेश का गुण क्यों प्रदर्शित नहीं करता? चलिए ये बात भी हम समझते हैं। पदार्थ कैसे बनते हैं? बताइए पदार्थ कैसे बनते हैं? पदार्थ बनते हैं अणुओं से मिलकर। बहुत से अणु आपस में मिलते हैं और वो मिलकर पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ होता है अणुओं का समूह। अच्छा, ठीक है। फिर अणु क्या होते हैं? अणु होते हैं परमाणुओं का समूह। अणु क्या होते हैं? अणु होते हैं परमाणुओं का समूह। समझना बच्चों, परमाणुओं का समूह। यस, तो बहुत से परमाणु मिलेंगे तो अणु बनाएंगे, अणु मिलेंगे तो पदार्थ बनाएंगे। यार, इसका मतलब यह है कि पदार्थ किससे मिलके बनता है? परमाणुओं से मिलके बनता है। परमाणुओं का समूह मान लेते हैं। आप बोलोगे ऊपर आपने अणु लिखा, यार जब परमाणु मिल जाते तो अणु बना लेते हैं, अणु मिलते तो पदार्थ मिलते हैं। ऑफिशियली तो सब परमाणुओं से ही मिलके बने हैं ना। और परमाणु क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है, उसमें आवेशित कण होते हैं, इसके बावजूद परमाणु उदासीन होता है। चलिए हम बात करते हैं कि परमाणु क्यों उदासीन होता है। परमाणु में तीन मुख्य कण होते हैं। यस, हम समझेंगे आवेश की बात।
तीन मुख्य कण होते हैं किसी भी परमाणु में। एक होता है इलेक्ट्रॉन, इसे हमने बोला, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा हम यहां पे लिखते हैं स्मॉल n यानी कि न्यूट्रॉन। बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी आपको पता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, तो ये उदासीन होता है। तो भैया, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमें न्यूट्रॉन से तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर केवल आवेश की बात करने वाले हैं। तो पता है किसी भी परमाणु में, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश कितना होता है ये तो समझिए। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। इतना इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, ये परिमाण है। और पता है प्रोटॉन पे इतना ही धनावेश होता है, इस पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव। यार, जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो है ना, आवेश का परिमाण बराबर होता है इन पे। और आवेश का परिमाण जब बराबर होता है तो किसी भी परमाणु में, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या। यार बच्चों एक बात हमें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यदि नहीं होगी तो वो परमाणु नहीं है। यदि किसी को हम परमाणु कह रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कुल नेगेटिव आवेश बराबर हो जाएगा बराबर कुल पॉजिटिव आवेश। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और दोनों चार्ज एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और इसके वजह से, इस वजह से परमाणु कैसा होता है? इस वजह से परमाणु होता है उदासीन। अब आपको समझ में आया? इसी वजह से परमाणु उदासीन होता है। और उदासीन परमाणु से अणु बनेंगे तो अणु भी कैसा हो जाएगा? उदासीन। और उदासीन अणुओं से पदार्थ बनेगा तो सामान्य अवस्था में पदार्थ भी कैसा हो जाएगा? उदासीन। अब आपको ये बात समझ में आई है कि पदार्थ उदासीन क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बिल्कुल 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 बराबर होती है। यानी जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश हो जाता है, तो वो दोनों आवेश एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और पदार्थ उदासीन होता है। तो सामान्य अवस्था में, मूल अवस्था में, इन ग्राउंड स्टेट पदार्थ उदासीन होते हैं। अभी जरा हम एक बात और यहाँ पे देख लें, फिर हम देखेंगे कि आवेश कैसे आ सकता है, किसी भी पदार्थ पर आवेश आता कैसे है, ये हम अभी समझेंगे। परंतु उससे पहले यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है सी, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ये वर्ड हमने यूज किया है। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज की एसआई इकाई होती है। तो हम पहले जरा चार्ज की इकाइयां तो समझ लें। हमने बोला है ना कि हम सब कुछ समझेंगे, हम कोई भी चीज यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक एक टॉपिक, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर। तो आवेश की इकाइयां, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आवेश की
इकाइयां। बच्चों यहाँ पे आप बहुत सी जानी हुई इकाइयां समझोगे और बहुत सी अनजानी इकाइयां भी समझोगे। हाँ, मैं कह रहा हूं अनजानी इकाई है। तो सबसे पहले एसआई इकाई क्या होती है? आवेश की, और ये होती है कूलाम। एसआई इकाई कूलाम होती है और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब सीजीएस इकाई, सीजीएस जो इकाई है ना, वो होती है स्थैत कूलाम। बच्चों यार, इसका इंग्लिश में नाम देना जरूरी है। मैं बताऊंगा कि क्यों दे रहे हैं। स्थैत कूलाम में हम बोलते हैं, इसे पूरा नाम देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब स्थैत कूलाम को हम बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यानी स्थैत कूलाम को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? उसे हम जानते हैं ESU के नाम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सुनिए, आवेश की डायनामिक इकाई होती है SI और स्टैटिक इकाई होती है CGS। तो पता है, यहाँ पे एक रिलेशन भी हमें देख लेना चाहिए। यहाँ पे इन दोनों को आपस में संबंधित कर देना चाहिए कि 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 कूलाम कितना होता है? ये होता है 3 × 10⁻⁹ स्थैत कूलाम। ये इनका संबंध है। आवेश की कूलाम एक बड़ी इकाई है, हमें थोड़ी छोटी इकाई की भी जरूरत पड़ती है। तो पता है, यहाँ पे एक इकाई होती है म्यूसी। म्यूसी को क्या बोलते हैं? म्यूसी को बोलते हैं माइक्रो कूलाम। पता है, माइक्रो कूलाम आवेश की और छोटी इकाई है। ये 10⁻⁻⁶ कूलाम होती है। छोटी बड़ी इकाई चाहिए होती है ना, सेंटीमीटर से छोटी मिलीमीटर, मिलीमीटर से और छोटी एंगस्ट्रॉन लेते हैं, माइक्रो लेते हैं, और छोटी यूनिट की बात करते हैं, उसमें हम 2 बार म्यू लगा दें। 1 माइक्रो कूलाम। बच्चों, इसका एक और नाम है 1 पिको कूलाम। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्या हो गया? माइक्रो कूलाम। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पिको कूलाम। वो पिको फाल वाला कूलाम होता है ना, ये वही कूलाम है, पिको कूलाम। और ये होता है 10⁻⁻12 कूलाम। बच्चों, ये यूनिट हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। यस। अब देखिए, आवेश की इसके अलावा भी बहुत सी इकाई होती है। हमने बोला था कि आवेश की कुछ जानी और कुछ अनजानी जानकारियां हम लेंगे। एक और इकाई होती है, वो होती है एब कूलाम। यहाँ पे AB बनाते हैं, एब कूलाम, इंग्लिश में कूलाम लिखते हैं, एब कूलाम, स्पेसिफिक यूनिट ऑफ चार्ज, एब कूलाम। और 1 एब कूलाम बराबर होता है 10 कूलाम। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, हिंदी में नहीं लिखा था, AB, एब कूलाम, यस, एब कूलाम। और पता है बच्चों, इस इकाई को क्या कहा जाता है? हम कलर बदल के लिख देते हैं। इस इकाई को कहा जाता है, ये चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये कहा जाता है। इसे दिख रहा है आपको ये? हाँ, कलर थोड़ा सा चेंज तो किया था हमने ताकि दिख जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी कि EMU। एब कूलाम को हम क्या बोल देते हैं? EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यस। और 10 कूलाम के बराबर होता है 1 एब कूलाम। और एक और स्पेशल इकाई होती है, बहुत स्पेशल इकाई होती है बच्चों, वो भी आपको समझनी चाहिए और बहुत काम की इकाई होती है वो
ये होती है बन फेराडे, FARADA, नाम है ना, बन फेराडे। फेराडे, हाँ हाँ, फेराडे चार्ज की इकाई होती है, समझे आप, आवेश की इकाई होती है। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम। 1 फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलाम। तो बच्चों, ये आवेश की इकाइयां थी। एक छोटा सा वीडियो था हमारा। और अब हम आवेश कैसे उत्पन्न होता है, कोई भी उदासीन पदार्थ आवेशित कैसे और क्यों होता है, ये सब जानकारियां पढ़ने वाले हैं हम अगले वीडियो में। जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार।